Hello everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. Here in this video I will discuss chapter 19, that is soil organic matter, from the book Fundamental of Agriculture Arun Katan volume 1. If you are new to my channel then please subscribe it and like and share this video more and more. And if you have not watched the previous lecture videos then you can simply visit to the channel playlist and watch it. Before starting the chapter, I have a question for you from the previous chapter, and the question is, which soil is rich in kaolinite type of clay mineral? Your options are black soil, red soil, laterite soil, both A and B. क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी सॉइल जो है kaolinite टाइप की क्ले मिनरल में रिच होती हैं. So if you know the right answer then comment it in the comment section. Now here we start the chapter soil organic matter. ये चैप्टर है, इसमें हम सॉइल ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म आएगा ह्यूमस, डिकम्पोजिशन, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो क्या होता है और ये क्यों बहुत ज़रूरी होता है डिकम्पोजिशन के लिए. उसके बाद हमको डिफरेंट टाइप का जो नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन में कितने टाइप के लॉस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज़ द सॉइल वेट. सॉइल का जो वेट होता है दैट इज़ फरो साइज का जो वेट है दैट इज़ 2 × 10⁻⁶ kg पर हेक्टेयर. ये ज़रूरी नहीं होता, पूछ नहीं जाता है पॉइंट. उसके बाद नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्टेटस जो है सॉइल में दैट इज़ 0.03 से 0.05% होता है. अगर हम कन्वर्ट करें kg पर हेक्टेयर दैट इज़ 1000 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन जो है अवेलेबल होती है. नाइट्रोजन दो फॉर्म में अवेलेबल होती है, नाइट्रोजन दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है. वन इज़ अवेलेबल फॉर्म एंड द अदर वन इज़ फिक्स्ड नाइट्रोजन फॉर्म. तो प्लांट्स के लिए जो अवेलेबल रहती है दैट इज़ अवेलेबल फॉर्म और फिक्स्ड फॉर्म जो है प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होती है. इसके बाद अब हमको पढ़ना है नेचर ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर. तो नेचर ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में सबसे पहले हमको यहाँ पे ह्यूमस क्या होता है उसका डेफिनेशन देखना है. तो सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या चीज़ें आती हैं पहले वो देखते हैं. तो सॉइल का जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है दैट इज़ अनडीके प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़. तो जो भी अनडीके प्लांट और एनिमल मैटर होता है वो सब ऑर्गेनिक मैटर में इंक्लूड होता है. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ह्यूमस. ह्यूमस क्या होता है, अमॉर्फस होती है. ठीक है, इट इज़ फेयरली अमॉर्फस. कलर कैसा होता है, ब्राउन टू ब्लैक कलर, और इसी को हमने क्या नाम दिया है, सॉइल ह्यूमस. तो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था ह्यूमस जो होती है अमॉर्फस नेचर की होती है. अमॉर्फस का मतलब क्या होता है, अमॉर्फस का मीनिंग होता है जिसकी प्रॉपर शेप या फिर साइज नहीं होता. तो जिस चीज़ का प्रॉपर शेप और साइज नहीं होता दैट इज रिफर्ड एज अमॉर्फस. लाइक ह्यूमस जो है अमॉर्फस सब्सटेंस होता है. उस तरह अगर किसी का प्रॉपर शेप साइज होता है दैन रिफर्स एज क्रिस्टलीन. अगर किसी चीज़ का प्रॉपर शेप साइज होता है तो हम उसको नाम देते हैं क्रिस्टलीन, और क्रिस्टलीन नेचर होता है क्ले का. तो अभी यहाँ पे हम ह्यूमस के बारे में पढ़ रहे हैं तो याद रखना है ह्यूमस का नेचर होता है अमॉर्फस. तो जो भी प्लांट और एनिमल मैटर होता है उसको अगर हम ह्यूमस के संग कंबाइन कर दें दैट इज फॉर्म ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, इन एडिशन टू द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अनडीके प्लांट एंड एनिमल, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट लिविंग एंड डेड माइक्रोबियल सेल्स. तो यहाँ पे माइक्रोबियल सेल्स भी इंक्लूड होते हैं, चाहे वो डेड हो या फिर लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो. माइक्रोबियली सिंथेसाइज कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड जो होते हैं माइक्रोब सिंथेसाइज करते हैं, वो भी किस में आता है, ऑर्गेनिक मैटर में आता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो जो भी माइक्रोबियल डिकम्पोज्ड पार्ट होता है वो सब ऑर्गेनिक मैटर का हिस्सा होता है. अब हम ह्यूमस का कंपोजिशन देखते हैं. कंपोजिशन ऑफ ह्यूमस. ह्यूमस में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये याद रखना है कि ह्यूमस में कौन कितना होता है. 50% कार्बन प्रेजेंट होता है, 35% ऑक्सीजन, 5% नाइट्रोजन, 5% ही हाइड्रोजन. तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही 5% है, 5% है, और सबसे ज़्यादा कार्बन है 50%. ये इंपॉर्टेंट है. आफ्टर दैट अब जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो ग्रुप्स में. द फर्स्ट वन इज ह्यूमिक सब्सटेंस एंड द अनदर वन इज नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस. तो ये इसका क्लासिफिकेशन है कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में दो कौन कौन से पार्ट हैं, ह्यूमिक सब्सटेंस एंड नॉन ह्यूमिक. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमिक एंड नॉन ह्यूमिक. द फर्स्ट वन वी डिस्कस अबाउट ह्यूमिक सब्सटेंस. ह्यूमिक सब्सटेंस क्या होते हैं, सच मटीरियल प्रोड्यूस इन द सॉइल आर आइदर येलो और ब्राउन टू ब्लैक एंड एसिडिक इन नेचर. तो उसके बारे में ध्यान रखना कि जो ह्यूमस होता है जनरली उसका कलर ब्राउन ब्लैक होता है. नेचर की बात करें तो स्लाइटली एसिडिक होता है. रिमेंबर दिस, इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर and polydisperse substance of high molecular weight.
ठीक है, ये ह्यूमिक सब्सटेंस कहलाते हैं। ह्यूमिक सब्सटेंस का कलर याद रखना ब्राउन ब्लैक होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है और नेचर इनका एसिडिक होता है। अब इनकी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से हम अगेन इनको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड एंड ह्यूमिन। ठीक है, किसके बेसिस में क्लासीफाई कर रहे हैं, रिमेंबर सॉल्युबिलिटी के आधार पर। तो सॉल्युबिलिटी के आधार पर हमने बोला कि 3 तरह के ह्यूमिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। फुल्विक एसिड में क्या होता है, फुल्विक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट वैसे बहुत कम होता है। वैसे तो ह्यूमिक जो सब्सटेंस होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा ही होता है, लेकिन इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो फुल्विक एसिड का सबसे कम होता है। और मॉलिक्यूलर वेट कम होने के कारण ही जो फुल्विक एसिड है ये एसिड में भी घुल जाता है और एल्कली में भी घुल जाता है, सॉल्युबल है दोनों में। जबकि ह्यूमिक एसिड जो होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट मीडियम होता है। ये क्या करता है, एल्कली सॉल्युबल है, यानी जो एल्कलीन चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, उनमें तो सॉल्युबल है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है तो ये उसमें घुल जाएगा, लेकिन एसिड में इनसॉल्युबल रहता है। यानी एसिड जैसे फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड के अंदर इनसॉल्युबल है, घुल नहीं पाएगा। रिमेंबर दिस, ह्यूमिक एसिड। उसके बाद आता है ह्यूमिन। ह्यूमन का मॉलिक्यूलर वेट इन तीनों में सबसे ज़्यादा होता है। ये क्या करता है, दोनों में ही नहीं घुलता, ना एल्कली में सॉल्युबल है ना ही एसिड में, ये दोनों में इनसॉल्युबल है। लेकिन कुछ अगर ड्रास्टिक कंडीशन आ जाती है तब ये फिर भी मे भी सॉल्युबल हो जाए, नॉर्मल कंडीशन में ये सॉल्युबल नहीं होता। तो रिमेंबर दिस, ह्यूमिक एसिड क्या होता है, ह्यूमिक एसिड हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनका नेचर एसिडिक होता है। इनको हम फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। पहला था फुल्विक एसिड जो एसिड और बेस दोनों में घुल सकता है, ह्यूमिक एसिड जो सिर्फ एल्कली में घुलता है, और ह्यूमिन जो किसी में नहीं घुलता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, फुल्विक एसिड इज मोस्ट ससेप्टेबल टू माइक्रोबियल अटैक वेयर एज ह्यूमिन इज मोस्ट रेजिस्टेंट। इसका मतलब ये है कि जो फुल्विक एसिड है उसमें माइक्रोबियल अटैक पॉसिबल है क्योंकि वो ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल मीन्स कि उसमें माइक्रोब्स जो हैं ईजिली अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं और ये ईजिली अटैक इनमें कर सकते हैं फुल्विक एसिड में। जबकि जो ह्यूमिन है इट इज़ शोइंग मोर रेजिस्टेंस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस। सेकेंड कैटेगरी आती है नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस की। नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस इंक्लूड all those class of compounds occurring in plant and microorganisms that appear to have relatively definite characteristics। यानी ये ज़्यादातर जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा कम होता है और उनका डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और प्लस इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। तो इस तरह के कंपाउंड नॉन ह्यूमिक में आ जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वैक्सेस, रेजिन, पिगमेंट्स, जिनका भी लो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो सब नॉन ह्यूमिक का पार्ट बनते हैं। ठीक है, इसके बाद मोस्ट ऑफ दीज कुड बी रिलेटिवली इजीली अटैक्ड बाय द सॉइल माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड हैज़ रैपिड टर्न ओवर इन द सॉइल। यानी ये जो पार्ट होता है नॉन ह्यूमिक का, इसमें माइक्रोब्स जो हैं वो ईजिली अटैक कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा था ह्यूमिक वाला, ह्यूमिक में जो फुल्विक एसिड था उसी पे सिर्फ माइक्रोब्स अटैक कर सकते थे, जबकि ह्यूमन बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है, ह्यूमन में अटैक नहीं हो पाता। लेकिन जो नॉन ह्यूमिक पोर्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल होता है माइक्रोब्स के लिए, इस पर माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। अगर हम कंपेयर करें ह्यूमिक और नॉन ह्यूमिक को तो नॉन ह्यूमिक में माइक्रोब्स अटैक बहुत ज़्यादा देखा गया है। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज़ ह्यूमस। तो ह्यूमस के बारे में हमने पहले से कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी, तो ह्यूमस के बारे में जो पॉइंट्स हमको पहले से क्लियर हैं वो है कि ह्यूमस का कलर कैसा होता है, ब्लैक एंड ब्राउन। नेचर इसका जो उसका स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर तो उसका प्रॉपर है नहीं, इसको इसलिए अमॉर्फस कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, ह्यूमस इज अ कॉम्प्लेक्स एंड रदर रेजिस्टेंट मिक्सचर ऑफ ब्राउन और ब्राउन अमॉर्फस, ठीक है, सब्सटेंस होता है एंड कोलाइडल सब्सटेंस मॉडिफाइड फ्रॉम द ओरिजिनल टिश्यूज और सिंथेसाइज्ड बाय द वेरियस सॉइल ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें हमने 3 पार्ट पढ़े थे, फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड एंड ह्यूमस। ह्यूमिन ऑल कम्स अंडर द ह्यूमस, ये सब ह्यूमस के पार्ट हैं। ह्यूमस इज इन डायनामिक कंडीशन, ये हमेशा डायनामिक कंडीशन में रहती है। डायनामिक मीन्स उसमें चेंजेस होते रहते हैं। इसके अलावा तो यहाँ पे पॉइंट याद रखना, अमॉर्फस है, ये याद रखना है, मेन तो यही है, अमॉर्फस है और उसके 3 पार्ट्स हैं, यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ह्यूमस का जो इसमें लिग्निन और प्रोटीन कंपोनेंट है वो याद रखना है।
इसमें जो लिग्निन और प्रोटीन है इनका परसेंट आपको याद रखना है। लिग्निन जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, 40 to 45% लिग्निन पाया जाता है और 30 से 33% यहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा बाकी और चीज़ें होती हैं, फैट, वैक्सेस, रेसिडुअल मटेरियल भी यहाँ पे देखा गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है लिग्निन एंड सेकेंड इज प्रोटीन। तो ये लिग्निन और प्रोटीन जो है मिलके 70 to 80% पार्ट जो है ह्यूमस का बनाते हैं और इस पार्ट को हमने बोला नाम दिया है लिग्नो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो लिग्नो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो ह्यूमस में जो 40 से 45% लिग्निन है और 30 से 33% प्रोटीन है, ये दोनों मिलके 70 to 80% पार्ट जो है ह्यूमस का कवर करते हैं एंड दैट इज नोन एज लिग्नो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इन ह्यूमस द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इज 10:1। ह्यूमस का कार्बन नाइट्रोजन रेशियो याद रखना है। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो का मतलब क्या होता है कि कितना पार्ट ऑफ कार्बन है और कितना पार्ट नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये है 10:1। ह्यूमस का केस में 10:1 है, इसका मतलब 10 पार्ट्स कार्बन है और 1 पार्ट नाइट्रोजन का होता है। इन मोस्ट ऑफ द इंडियन सॉइल्स कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इज 14:1। ज़्यादा इंडियन सॉइल्स का कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 14:1 रहता है, लेकिन ह्यूमस का 10:1 है, कम है। ह्यूमस इज केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग PO4 3 नेगेटिव एनाइंस फ्रॉम द सॉइल सॉल्यूशन बट नॉट अदर एनाइंस। यानी कह सकते हैं कि जो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होता है प्लांट को, लेकिन ये डिपेंड करता है कि सॉइल का नेचर कैसा है, ठीक है। अब ह्यूमस जो होता है उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो उस टाइम पे एसिडिक pH पे जो फॉस्फोरस होता है वो PO4 3 नेगेटिव फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। नाउ नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमस। फर्स्ट पॉइंट इज टाइनी कोलॉइडल ह्यूमस पार्टिकल्स मिसल्स आर कंपोज्ड ऑफ CHO। तो ये हमने पहले देख लिया है, ये पार्टिकल जो होते हैं ये CHO, यहाँ पे साथ में नाइट्रोजन भी होती है। अभी हमने देखा कि ह्यूमस जो होता है उसमें 50% तो कार्बन ही होता है और 35% ऑक्सीजन, बाकी 5% हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। सेकेंड पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमस कोलॉइडल इज वेरी हाई जनरली एक्सीडिंग दैट ऑफ सिलिकेट क्ले। इसका सरफेस एरिया बहुत कम है। कोलॉइडल जो ह्यूमस होता है उसका सरफेस एरिया कम क्यों है? बिकॉज उसका साइज़ बहुत छोटा है, क्योंकि एमोफस है। एमोफस में क्या होता है कि साइज़ बहुत छोटा होता है और जो एरिया, सरफेस एरिया और साइज़ में इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी जो सरफेस एरिया है उसका इन्वर्स रिलेशन होता है साइज़ से। यानी अगर साइज़ बहुत ज़्यादा कम है, छोटा है, तो एरिया, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। दैन नेगेटिवली चार्ज, द सोर्स ऑफ चार्ज बीइंग कार्बोक्सिलिक और फिनोलिक ग्रुप, ठीक है। अब ये चार्ज कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया है? तो ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज कहाँ से आता है। जो कंपाउंड होते हैं, एक हमने पढ़ा था आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन ह्यूमस का जो नेगेटिव नेचर है या नेगेटिवली चार्ज है वो आता है 2 जगहों से, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से और फिनोलिक ग्रुप से। इन 2 जगह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। देन at high pH cation exchange capacity is 150 to 300 centimole per kg of the soil। तो pH पे कितनी cation exchange capacity होती है? देन नेक्स्ट पॉइंट है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो ह्यूमस की ज़्यादा होती है। इट इज़ 4 to 5 times दैट ऑफ सिलिकेट क्ले, ठीक है। तो सिलिकेट क्ले में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कंपैरेटिवली कम होती है और ह्यूमस में 4 से 5 गुना ज़्यादा होती है। लो प्लास्टिसिटी एंड कोहिजन। प्लास्टिसिटी क्या होती है? प्लास्टिसिटी सॉइल की एक ऐसी कैपेसिटी होती है, एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपना शेप को चेंज कर सके अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेस कंडीशन। तो ह्यूमस में प्लास्टिसिटी कम होता है, कोहिजन कम है एंड दस फेवरेबल इफेक्ट ऑन द एग्रीगेट फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। तभी जब भी कोई एग्रीगेट मिट्टी से फॉर्म होता है तो स्टेबल रहता है, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस। उसके बाद जो ह्यूमस का कलर है ब्लैक है, इट इज़ वेरी सिंपल। देन cation एक्सचेंज रिएक्शन विद ह्यूमस आर क्वांटिटेटिवली सिमिलर टू दोज अकरिंग विद सिलिकेट क्ले। यानी हम इसको कंपेयर करेंगे अगर सिलिकेट क्ले के साथ, तो उसका जो cation एक्सचेंज रिएक्शंस होती हैं वो मच मोर सिमिलर टू सिलिकेट क्ले। देन अब यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सेलुलोज। वी ऑल नो सेलुलोज क्या होता है? प्लांट्स में प्रेजेंट होता है सेलुलोज विच इज़ नॉट रेडली अवेलेबल टू द यूज ऑफ बैक्टीरिया। तो जो सेलुलोज है वो बैक्टीरिया एकदम से यूज़ नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या होता है? इंटरमीडिएट फॉर्म होती है दैट इज़ नोन एज फंगस। फंगस जो है इंटरमीडिएट का काम करती है यहाँ पे। कैसे
कि जो सेलुलोज है इस पे डायरेक्ट बैक्टीरिया नहीं एक्ट करता, इस पे पहले फंगस एक्ट करती है, फिर फंगस कुछ इस तरह से उसको मॉडिफाई कर देती है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है ताकि वो सेलुलोज बाद में बैक्टीरिया को भी अवेलेबल रहे। वुड इज डिकम्पोज बाय एक्टिनोमाइसाइड्स, जो लकड़ी होती है उसका डिकम्पोजिशन में कौन हेल्प करता है? एक्टिनोमाइसाइड्स। और एक्टिनोमाइसाइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है फंगस का। एक्टिनोमाइसाइड्स आपने सुना होगा कि जैसे जब बारिश होती है तो बारिश में जो बहुत अच्छी खुशबू आती है वो खुशबू भी जो होती है एक्टिनोमाइसाइड्स की वजह से ही डेवलप होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ इंडियन सॉइल इज लो। ठीक है, लो। अब जो हमारे जो इंडियन सॉइल्स हैं उनका ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बहुत कम है। बहुत कम है कि मतलब कितना है? इट इज़ अबाउट 0.5%। ठीक है, या फिर इससे भी कम है, यानी 1% भी नहीं है, 0.5%। इतना कम ऑर्गेनिक मैटर हमारी इंडियन सॉइल्स में है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है हाई रेट ऑफ डिकम्पोजिशन अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होते हैं यहाँ पे क्या होता है, सनशाइन की वजह से, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा सनशाइन रहता है जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उसकी वजह से क्या होता है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो डिकम्पोजिशन ज़्यादा होने के कारण ही ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कम रहता है, यही रीज़न है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे इंडियन सॉइल्स में जो ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है वो कितना है? 0.5% है। और रीज़न क्या है कम होने का? ड्यू टू हाई रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन ज़्यादा होता है, डिकम्पोजिशन ज़्यादा है, यही कारण है कि हमारी जो सॉइल्स हैं उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम है। अब हमको पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका डिकम्पोजिशन में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं? एक बात, एक थंब रूल है कि अगर ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा होगा, डिकम्पोजिशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि ऑर्गेनिक मैटर की अवेलेबिलिटी कम होगी। अभी हमने देखा था डिकम्पोजिशन फास्ट होने की वजह से हमारी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है। तो यही रीज़न है कि ऑर्गेनिक मैटर में डिकम्पोजिशन इतना ज़्यादा रहता है कि वो अवेलेबल नहीं रहता। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं? सो हमको स्टडी करना है। देयर आर 4 फैक्टर्स। द फर्स्ट वन इज़ मॉइस्चर। मॉइस्चर में आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि मॉइस्चर जितना ज़्यादा प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा? डिकम्पोज करने को उसके अंदर एबिलिटी होगी, वो इतना ज़्यादा डिकम्पोज कर सके। ठीक है, इसी तरह क्या होता है कि जैसे ड्राई एरियाज़ होते हैं, तो ड्राई एरियाज़ में मॉइस्चर नहीं होता, ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है वो बहुत स्लो तरीके से डिकम्पोज करता है। तो याद रखना मॉइस्चर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर ज़्यादा मॉइस्चर है तो ज़्यादा डिकम्पोजिशन होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का भी वही रोल है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। तो यहाँ पे आप याद रखना कि मिट्टी में क्या होता है, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु प्रेजेंट होते हैं जिनका जो एक्टिविटी होती है वो 24 से 35 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा देखी गई है। यानी मिट्टी में जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं उनकी एक्टिविटी 24 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा होती है। देन इंडियन सॉइल्स में ऑर्गेनिक मैटर कम होने का कारण मैंने आपको बताया कि डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा होता है। कौन सी कंडीशन में? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन में। ठीक है, लेकिन नो डाउट कि हमारे इंडिया में कुछ हिली एरियाज़ भी हैं, टेम्परेट जोन भी हैं। तो टेम्परेट जोन यानी जो हिली एरिया और हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर में भी उसका डिकम्पोजिशन जो है धीरे होता है, यानी वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर फिर भी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन इन ऑल ओवर द कंट्री हमारे इंडिया में जो कंडीशन रहती है वो कैसी रहती है? ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रहती है। तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंडीशन में क्या है? डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट हो रहा है। तो यही रीज़न है कि हमारे जो इंडियन सॉइल्स हैं वो दे आर डेफिशिएंट इन ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। और वी कैन से जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है हमारी इंडियन सॉइल में वो कितना है? 0.5%। ये मैंने आपको पहले बताया था। लो मतलब कितना लो? 0.5%। ठीक है, 0.5% इंडियन सॉइल्स में ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है एरेशन का। जैसे इन क्ले सॉइल डिकम्पोजिशन इज लेस, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको? जैसे क्ले सॉइल में क्या है? डिकम्पोजिशन बहुत ही कम होता है क्योंकि क्ले सॉइल के पार्टिकल्स का साइज जो है छोटा है, प्लस यहाँ पे जो पोर्स हैं वो बहुत सारे पोर्स हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं। तो क्ले सॉइल में जो पोर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, जिस कारण यहाँ पे डिकम्पोजिशन भी उसका कम होता है। लेकिन अगर हम बात करें सैंडी सॉइल की, सैंडी सॉइल्स के पोर स्पेस जो होते हैं वो बड़े होते हैं, बिग पोर्स होते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े साइज़ के पोर होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे डिकम्पोजिशन क्या होता है? फास्ट होता है। लेकिन क्ले सॉइल में डिकम्पोजिशन धीरे होगा और सैंडी सॉइल में फास्ट होगा।
ये सब रीज़न है एरेशन का, क्योंकि छोटे पोर्स हैं तो एयर कम पास होगी, लेकिन जो बड़े पोर्स होते हैं जैसे सैंडी सॉइल के बड़े बड़े पोर्स हैं तो वहाँ से ईजिली एयर पास होती रहती है, जिस कारण डिकम्पोजिशन भी बहुत फास्ट होता है। इसके बाद जो लास्ट फैक्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कार्बन नाइट्रोजन रेशियो क्या होता है। Nitrogen's amendment increase carbon dioxide evolution and greater loss of cellulose, hemicellulose and other plant polysaccharides। मतलब जो कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो, आप सिंपल भाषा में उसको समझ सकते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल हमने राइस ग्रो करा है और राइस के हार्वेस्टिंग के बाद भी ऑलमोस्ट के जो स्टबल्स होते हैं वो वैसे रहते हैं, वो डिकम्पोज होने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, हमारा एक फील्ड है वहाँ पे हमने पल्स ग्रो करी है और पल्स का बाद जब हम उसकी हार्वेस्टिंग करी, उसका जो स्टॉक या जो भी बचा खुचा लेफ्ट ओवर मटेरियल है वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। तो पल्स जो होती हैं, लेग्यूम्स जो होती हैं वो जल्दी डिकम्पोज हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू सीरियल्स। ये हमारे सीरियल्स है कोई, ठीक है, राइस, व्हीट, कुछ भी एग्जाम्पल, ठीक है। तो सीरियल्स में डिकम्पोजिशन में ज़्यादा टाइम लगता है जबकि पल्स का डिकम्पोजिशन में कम टाइम लग रहा है। रीज़न क्या है कि क्योंकि पल्सेस क्रॉप्स जो होती हैं दे आर रिच इन प्रोटीन, और प्रोटीन कहाँ से आता है, नाइट्रोजन की वजह से ही फॉर्म होता है। तो यानी जो यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन ही क्या करती है, हेल्प कर रही है एक तरह से डिकम्पोजिशन में। और लेकिन सीरियल्स जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी नहीं होती, इसलिए वहाँ पे डिकम्पोजिशन स्लो होता है। सो इट इज़ मेंशन हियर, ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यू मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस लाइन में क्या बताया गया, लो नाइट्रोजन कंटेंट, यानी अगर नाइट्रोजन कंटेंट कम है, वाइड CN रेशियो, CN रेशियो क्या हो जाएगा, वाइड यानी ज़्यादा हो गया, CN रेशियो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, एंड स्लो डाउन डिकेइंग प्रोसेस, यानी जो डिकम्पोजिशन है वो कम होगा। तो सीधी सी बात है, अगर नाइट्रोजन कम है तो डिकम्पोजिशन भी कम है, और जब नाइट्रोजन कम होता है डिकम्पोजिशन भी कम है, यानी CN रेशियो क्या है वो ज़्यादा है। यानी CN रेशियो का मतलब है कि कार्बन डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन। तो अगर हमने नाइट्रोजन कम रख दिया है, नाइट्रोजन कम है हमारा, तो इट इज़ ऑब्वियस कि कार्बन हमारा ज़्यादा है, तो कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो हमारा क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इट इज़ अंडरस्टूड, सिंपल। तो ध्यान रखना कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा डिकम्पोजिशन कम हो तो नाइट्रोजन भी हमारा हमको कम रखनी होगी, और अगर हम चाहते हैं हमारा डिकम्पोजिशन ज़्यादा हो तो हमें नाइट्रोजन भी इंक्रीज़ करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो दिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एरेबल सॉइल्स का कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है 8:1 to 15:1, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो होता है एरिड रीजन का, जो एरिड सॉइल्स होती हैं उनका कार्बन नाइट्रोजन कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो वैसे एरियाज़ होते हैं, ह्यूमिड एरियाज़ होते हैं। उसके बाद जो प्लांट्स होते हैं, स्पेशली जो लेग्यूम्स होते हैं, उनका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो है 20 to 30:1 होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो सॉडस्ट होता है उनका ज़्यादा होता है 400:1, ठीक है, रिमेंबर इट। और माइक्रोब्स का होता है 4:1 to 9:1। नाउ द CN रेशियो ऑफ सॉइल का जो CN रेशियो होता है इट इज़ इन बिटवीन प्लांट एंड माइक्रोब्स। तो प्लांट्स में क्या होता है CN रेशियो, दैट इज़ 20 to 30:1, और माइक्रोब्स में होता है 4 to 9:1। तो ये जो सॉइल होता है वो इनका इन बिटवीन रेशियो आता है। इसके बाद बोला गया है कि जो एरिड रीजन्स होते हैं, जो एरिड सॉइल्स होती हैं, उनका CN रेशियो लो होता है, और ऐसी तरह जो वार्म एरिया होते हैं, वार्म रीजन होते हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, उनका CN रेशियो भी लो रहता है। After that we will discuss about what is the significance of carbon nitrogen ratio। इस रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस रहता है। तो पहला पॉइंट है, mean computation among microorganisms for available nitrogen results when the residues having high carbon nitrogen ratio are added to the soil। यानी अगर हम सॉइल में ऐड करते हैं कैसा मटीरियल जिसमें कार्बन नाइट्रोजन रेशियो हाई होता है। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो वंस अगेन क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो। अगर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो हाई है इसका मतलब कार्बन का कंपोनेंट ज़्यादा है और नाइट्रोजन कंपोनेंट कम है। दिस इज द मीनिंग ऑफ हाई CN रेशियो। तो इस टाइम पे क्या होगा, नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी कम है, तो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी कम है तो माइक्रोब्स क्या करेंगे, इस चीज़ के लिए कंपटीशन हो जाएगा। माइक्रोब्स क्या कर चाहते हैं, नाइट्रोजन को लेकर कंपटीशन करना चाहते हैं। देन बिकॉज ऑफ दिस रेशियो इज रिलेटिवली कॉन्स्टेंट इन सॉइल, द मेंटेनेंस ऑफ कार्बन
एंड हैंस ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल डिपेंड लार्जली ऑन द सॉइल नाइट्रोजन लेवल। तो बेसिकली कहा गया है कि सॉइल में जो मेंटेनेंस होता है वो नाइट्रोजन लेवल पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन हाई होगा तो माइक्रोब्स अगर कार्बन यूज़ करेंगे तो कार्बन जो होता है वो गैसियस फॉर्म में रिलीज आउट हो जाता है और लेफ्ट जो बचता है दैट इज नाइट्रोजन। When decay occurs, carbon nitrogen ratio of the remaining planting material decrease as since carbon being lost as CO2, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा कि कार्बन जो होता है वो CO2 फॉर्म में लॉस हो जाता है, वो बचता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है कंजर्व रहता है। द ओल्डर द प्लांट द लार्जर विल बी द CN रेशियो। जितना प्लांट की एज होती है इतना वो ओल्ड होगा, उसका CN रेशियो भी उतना ज़्यादा होगा। एंड लॉन्गर विल बी द पीरियड ऑफ नाइट्रेट सप्रेशन। लेग्यूमिनस टिश्यूज हैव अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज ओवर नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो यहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनका क्या एडवांटेज होता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में? यही एडवांटेज होता है कि वो ऑर्गेनिक मैटर को ईजिली डिकम्पोज कर पाते हैं और उसका जो यहाँ पे लिखा है रैपिड ऑर्गेनिक टर्न ओवर इन द सॉइल्स का मतलब वही है डिकम्पोजिशन जो है फास्ट होता है। किसमें? लेग्यूमिनस में फास्ट होता है और नॉन लेग्यूमिनस में नहीं होता। तो ये एडवांटेज है लेग्यूमिनस की। लेग्यूमिनस स्टबल्स डिकम्पोज रैपिडली। तो जितना भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जो स्टबल्स होते हैं उनका डिकम्पोजिशन रैपिड होता है ड्यू टू हाई नाइट्रोजन कंटेंट इन द स्टबल। क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट है तो लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होगा, नाइट्रोजन कंटेंट जो होगा वो हाई होगा, जिसकी वजह से उनका डिकम्पोजिशन भी रैपिड हो जाता है। द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिलेटिव constant ratio is that a soil's organic matter content cannot be increased without simultaneous increase in organic nitrogen content and vice versa। तो सिंपल यहाँ पे ये कहा गया है मीन्स जो हम सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देते हैं डजंट मीन्स कि उसका ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेंट भी इंक्रीज हो, या फिर इसका वाइस वर्सा भी अगर हम करके देखें, यानी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को इंक्रीज करें और सोचें कि ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में इंक्रीज हो सकता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। After that, very important factor come that is known as Bellman factor। Now what is this Bellman factor? Bellman factor बेसिकली एक फैक्टर है जिसमें हम कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो नहीं लेते, इसमें हम कार्बन के साथ लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर का रेशियो। तो कार्बन और ऑर्गेनिक मैटर का जो रेशियो होता है दैट इज नोन एज Bellman factor। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सी हेयर इफ है इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं कि 58 ग्राम कार्बन जो है प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में। तो यानी अगर हमारे पास 100 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर है तो 100 ग्राम में 58 ग्राम हमारा कार्बन है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसलिए अगर 58 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर में, तो 1 ग्राम जो कार्बन है उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर आएगा, दैट इज़ 100 डिवाइड बाई 58। और ये वैल्यू जो है यहाँ पे मेंशन है 100 डिवाइड बाई 58 की जो वैल्यू है दैट इज़ 1.72। तो ये वैल्यू यहाँ पे 1. तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, कार्बन और ऑर्गेनिक मैटर का जो रेशियो निकल कर आएगा दैट इज 1 पार्ट यहाँ कार्बन है और ऑर्गेनिक मैटर है 1.72। तो जो रेशियो है दैट इज रिफर्ड एज बेलमैन फैक्टर। और बेलमैन फैक्टर में पूछा जाएगा किसका रेशियो लिया जाता है, दैट इज कार्बन एंड ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज मक सॉइल एंड व्हाट इज पीट सॉइल। इन दोनों में बहुत ही रेयर डिफरेंस होता है। जो मक सॉइल होती है वो हाईली डिकम्पोज होती है, ठीक है। Muck soils are having highly decomposed organic matter that is well mixed organic matter in the soil। तो यहाँ पे आपको टर्म याद रखना है, मक सॉइल्स क्या हैं, जो हाईली डिकम्पोज हैं, जबकि पीट सॉइल्स क्या होती हैं, पीट सॉइल्स जो होती हैं पार्शली डिकम्पोज होती हैं। रिमेंबर दिस, दो टर्म यहाँ पे देखे गए हैं, हाईली डिकम्पोज और पार्शली डिकम्पोज। हाईली डिकम्पोज का मतलब होता है कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाना, जो कि मक सॉइल होती हैं, लेकिन पीट सॉइल में डिकम्पोजिशन कंप्लीट नहीं होता। रिमेंबर इट, हाईली डिकम्पोज नहीं है, ये पार्शली डिकम्पोज होती हैं। इसके अलावा पीट सॉइल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दे आर फाउंड अंडर एक्सेस मॉइस्चर कंडीशन। जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, मॉइस्चर नमी ज़्यादा है, वहाँ पे पीट सॉइल्स पाई जाती हैं। पीट सॉइल जनरली कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं, क्योंकि इनका pH 3.9 या उससे भी कम होता है। 3.9 या उनसे भी कम pH जो होता है, इसका मतलब कि क्या नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा। इसके अलावा उसमें 10 to 40% ऑर्गेनिक मैटर भी पाया जाता है और ये बेसिकली उन एरियाज में पाई जाती हैं जहाँ पे कंडीशन कैसी होती है, मॉइस्चर होता है या सॉइल में नमी होती है। तो इसी रीज़न की नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का क्या रोल होता है? तो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है बेसिकली इट इज़ वी कैन से अ स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट। यहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं और इसमें क्या होता है, जो माइक्रोब्स जब एक्ट करते हैं तो वो डिकम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं, तो जिसके कारण जो न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक मैटर में पाए जाते हैं वो सब क्या करते हैं, रिलीज आउट हो जाते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अवेलेबल रहते हैं।
सो व्हाट इज रोल? Organic matter are storehouse of plant nutrient which are liberated in the available form during mineralization. तो plants में बहुत सारे nutrients present होते हैं जो कि mineralization के दौरान प्लांट्स को अवेलेबल हो जाते हैं. ह्यूमस जो होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं. इफेक्ट मीन्स उसको इंक्रीज करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को मेंटेन करते हैं. एंड ड्यूरिंग द स्लो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ द सॉइल ह्यूमस there is a gradual release with subsequent mineralization of carbon, nitrogen, phosphorus and other elements. उसका मतलब ये है कि जो ह्यूमस है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं सॉइल के लिए. और इस टाइम पे क्या होता है कि अगर माइक्रोब्स का डिकम्पोजिशन होता है, क्योंकि सॉइल में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या काम करते हैं? डिकम्पोजिशन करते हैं. यू नो व्हाट इज डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस. जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ. जो डिकम्पोजिशन होता है वो किसके द्वारा होता है? जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं, फंगस है, तो इन सब के द्वारा डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है. और डिकम्पोजिशन एक स्लो प्रोसेस होता है. इस स्लो प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनका मिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. अब ये मिनरलाइजेशन क्या होता है अभी हम इसको आगे यहाँ पे नीचे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर बेसिकली बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं. तो उसका मतलब ये है कि ये बहुत ही अच्छा होता है सॉइल के लिए. इट इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ड्रेनेज एंड एरेशन. तो ड्रेनेज और एरेशन में भी सॉइल ऑर्गेनिक मैटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर के बाद जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा पोरस हो जाती है. पोरस होने के कारण उसका ड्रेनेज और एरेशन अच्छा हो जाता है. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. बफरिंग होती है. बफरिंग का मतलब क्या होता है? सॉइल में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से सॉइल का जो पीएच है उसमें चेंज बहुत कम होते हैं. पीएच में अगर चेंज बहुत ज़्यादा होते हैं इसका मतलब वो सॉइल में बफरिंग अच्छी नहीं है. तो बफरिंग क्या होती है? एक सॉइल की कैपेसिटी होती है कि सॉइल अपने पीएच के चेंज को इनहिबिट कर सके. एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है वो इम्प्रूव होती है. इन्फ्लुएंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ मिनरल्स एंड सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और इसके अलावा जो सॉइल होता है, सॉइल का जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इतना इंपॉर्टेंट है कि यू कैन इमेजिन 95% नाइट्रोजन प्लांट्स को अवेलेबल होती है ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू. इसके अलावा 33% फॉस्फोरस भी जो प्लांट्स को अवेलेबल होता है वो भी ऑर्गेनिक मैटर से अवेलेबल होते हैं. इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर जो होता है सॉइल के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने के लिए एफिशिएंट होता है. तो ये इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनिक मैटर का. तो न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, उसके अलावा बहुत सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी कंट्रोल करते हैं. अब नेक्स्ट टर्म आता है मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और CN रेशियो से भी यहाँ पे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं. तो पहले इनकी डेफिनेशन समझते हैं क्या होते हैं ये दोनों. तो पहले स्टार्ट करते हैं मिनरलाइजेशन से. मिनरलाइजेशन मीन्स द कन्वर्जन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम एन इमोबिलाइज्ड फॉर्म टू एन अवेलेबल फॉर्म. ठीक है, क्या कहा है यहाँ पे? मिनरलाइजेशन एक ऐसा प्रक्रिया होती है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कोई भी एलिमेंट जब इमोबिलाइज्ड फॉर्म में होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा अपनी अवेलेबल फॉर्म में. ठीक है, तो यही कहलाता है मिनरलाइजेशन. मिनरलाइजेशन में क्या हो रहा है कि प्लांट्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो इमोबिलाइज्ड फॉर्म में अगर होंगे तो अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. और ये होता क्या है, क्यों है? ड्यू टू माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन. अभी हमने ऊपर डिस्कस करा कि माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होता है, यानी एक ऐसा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जिसमें माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं लाइक बैक्टीरिया, फंगस. और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है जिसकी बात क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट रिलीज आउट होने लगते हैं. न्यूट्रिएंट रिलीज होने का मतलब ये है कि न्यूट्रिएंट अपनी अवेलेबल फॉर्म में आ गए हैं और अब प्लांट्स को अवेलेबल हो जाएंगे. तो यही होता है मिनरलाइजेशन. और इमोबिलाइजेशन क्या होता है? इमोबिलाइजेशन जस्ट इसका रिवर्स. जस्ट इसका अगर हम रिवर्स कर दें तो इमोबिलाइजेशन बनता है. इमोबिलाइजेशन इज अ रिवर्स ऑफ मिनरलाइजेशन वेयर अवेलेबल फॉर्म ऑफ एलिमेंट इज फिक्स्ड एज इमोबाइल फॉर्म. ठीक है, तो मिनरलाइजेशन में इमोबाइल से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा था, जबकि इमोबिलाइजेशन में अवेलेबल फॉर्म का इमोबिलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है. यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड इट व्हाट इज मिनरलाइजेशन एंड व्हाट इज इमोबिलाइजेशन. तो इमोबिलाइज्ड फॉर्म है, कन्वर्ट हो रही है अवेलेबल फॉर्म में, तो ये हमारा कहलाएगा मिनरलाइजेशन. लेकिन इसका रिवर्स कर दो, अगर अवेलेबल फॉर्म है ये कन्वर्ट होगी इमोबिलाइज्ड फॉर्म में तो उसका मतलब हो जाएगा इमोबिलाइजेशन. सिंपल. नाउ वी डिस्कस नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन किस तरह से अवेलेबल होती है, उसके क्या क्या, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. नाइट्रोजन में क्या है कि 20 to 40% ऑफ टोटल सरफेस सॉइल नाइट्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ बाउंड अमीनो एसिड. तो नाइट्रोजन जो है बाउंड अमीनो एसिड्स फॉर्म में कितनी प्रेजेंट होती है? 20 to 40% प्रेजेंट होती है. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. देन 5 to 10% एज कंबाइंड हेक्सोज अमाइंस.
ठीक है। देन यूजुअली ओनली 1 to 3% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन मिनरलाइज्ड ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 1 से 3% ही नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो मिनरलाइज्ड होता है। When carbon nitrogen ratio exceed 30, immobilization occur, and when carbon nitrogen ratio is below 20, mineralization take place. ये बहुत ही important point है, you marked it very important। इसमें कहा गया है कि अगर 30 से ज़्यादा कार्बन नाइट्रोजन रेशियो पहुंच जाता है, इस ब्लॉक में आप देख सकते हैं कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो जो है 30:1 से अगर ज़्यादा हो जाता है, एक्सीड करेगा, तो क्या होगा, इमोबिलाइजेशन होगा। इमोबिलाइजेशन में क्या होगा, इमोबिलाइजेशन में क्या हो रहा था कि अवेलेबल फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो जा रही है इमोबिलाइज्ड फॉर्म में। तो ये है हमारा इमोबिलाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि अगर ये रेशियो कम हो जाता है, यानी यहाँ देख सकते हैं अगर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 20 से कम है, बिलो 20 पहुँच रहा है, यानी 20:1 से कम है, तो मिनरलाइजेशन होगा। मिनरलाइजेशन में क्या होता है, मिनरलाइजेशन में इमोबिलाइज्ड फॉर्म का कन्वर्जन होगा अवेलेबल फॉर्म में। और अवेलेबल फॉर्म क्या होती है नाइट्रोजन की, NH3NO3 नेगेटिव। ठीक है, ये नाइट्रोजन की अवेलेबल फॉर्म है। तो नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन के दौरान पे नाइट्रोजन की अवेलेबल फॉर्म ये हैं, ये दो अवेलेबल फॉर्म होती है नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का कन्वर्जन हो जाएगा इन दो फॉर्म्स में। लेकिन इमोबिलाइजेशन में क्या होगा, नाइट्रोजन की जो अनअवेलेबल फॉर्म रहती है, इमोबिलाइज्ड फॉर्म, वो उसमें रहेगा। लेकिन इसके इंटरमीडिएट अगर हो जाएगा रेशियो, यानी 15 to 30 या 20 to 30 हो जाएगा, तो 15 to 30 में इमोबिलाइजेशन रहेगा और 20 to 30 में मिनरलाइजेशन। ये दोनों प्रोसेस हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि बार्थोलीम एंड किरखन, इन दो साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व करा था, when immobilization is faster than mineralization, no available nitrogen is present in the soil and vice versa। तो immobilization अगर फास्ट रहेगा, immobilization का मतलब कि immobilized फॉर्म यानी जो अनअवेलेबल फॉर्म है वो अगर ज़्यादा प्रेजेंट रहेगी, तो नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहेगा सॉइल में। और उसका जस्ट रिवर्स भी कर दो। ठीक है, एज अ जनरल रूल when carbon nitrogen ratio of organic matter added to soil is greater than 30, there is immobilization। अभी हमने पढ़ा अगर 30 से ज़्यादा होगा तो इमोबिलाइजेशन होगा, यानी नाइट्रोजन जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। ये इसका मीनिंग था। देन आफ्टर दैट बार्थलोमीव ने क्या कहा था, एक और ऑब्जर्वेशन थी इसकी 1971 में। ही सजेस्टेड अबाउट द नेचुरल सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो नेचुरल सप्लाई होता है वो कहाँ से होता है, नाइट्रोजन जो है वो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, सॉइल का जो ऑर्गेनिक मैटर है वहाँ से नाइट्रोजन जाती है 20 to 30 kg पर हेक्टेयर। रेनफॉल जो होती है बारिश, इससे भी नाइट्रोजन आती है 6 to 8 kg पर हेक्टेयर। और जो नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरियाज होते हैं वो 2 से 4 kg नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इसके अलावा जो डस्ट एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं जो बारिश के टाइम ही आते हैं, बारिश के दौरान, उनसे भी नाइट्रोजन का जो सप्लाई होती है वो कितनी होती है, 12 to 16 kg पर हेक्टेयर। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। दैन उसके बाद आफ्टर दैट सुबिया एंड असीजा ने 1956 में क्या ऑब्जर्व करा, इनकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। यूज्ड एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट मेथड एंड गिव द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द अवेलेबल नाइट्रोजन। तो इन्होंने पोटेशियम पर मैग्नेट मेथड से क्या करा, कितना सॉइल में नाइट्रोजन अवेलेबल है उसकी फॉर्म, उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो दी थी। तो उन्होंने ऑब्जर्व करा था कि लो नाइट्रोजन स्टेटस होता है, मीडियम होता है और हाई होता है। लो नाइट्रोजन स्टेटस तब होगा जब नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी 250 kg पर हेक्टेयर से कम रहेगी, और हाई नाइट्रोजन स्टेटस तब रहेगा जब 500 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन से ज़्यादा अगर नाइट्रोजन पाई जाती है। और अगर इन वैल्यूज़ के बीच में अगर नाइट्रोजन है तो वो कंटेंट जो होगा मीडियम में कंसिडर होता है। तो ये ऑब्जर्वेशंस थी जो कि सुबिया और असीजा ने रिकॉर्ड करी थी। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट, दैट इज़ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बारे में ब्रैमर ने बताया था 1951 में कि फॉस्फोरस कैसे किस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो 25 से 80% फॉस्फोरस जो होता है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब जो ऑर्गेनिक मान सकते हैं कि जो हमारे ह्यूमस होती है उस ह्यूमस में जो फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है वो मेनली फाइटिन की फॉर्म में होता है, फाइटिन या उसके डेरिवेटिव्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और कुछ फॉस्फोरस न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में भी प्रेजेंट है। तो फाइटिन की फॉर्म में ज़्यादातर जो फॉस्फोरस है वो फाइटिन की फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ 40 to 80%। और न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में जो फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है दैट इज ओनली अप टू 10%। ह्यूमस इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो ह्यूमस होती है, ह्यूमस वी ऑल नो स्टोर हाउस है
न्यूट्रिएंट्स का। तो ह्यूमस क्या करती है, अगर जितना ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस सॉल्युबल होगा। अगर ह्यूमस ज़्यादा होगी तो तभी उस कंडीशन में फॉस्फोरस जो है सॉल्युबल हो पाएगा, और ये रीज़न है इसका फॉस्फो ह्यूमिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी हमने ह्यूमस और नॉन ह्यूमिक पार्ट पढ़ा था पीछे, जिसमें ह्यूमिक में तीन जो ह्यूमस वाला पार्ट है उसमें तीन चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ह्यूमिक एक कंपोनेंट था उसका हमने तीन पढ़े थे, फुलविक, ह्यूमिक एंड ह्यूमिन। तो जो ह्यूमिक होता है वो फॉस्फोरस के संग कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, दैट इज रिफर्ड एज फॉस्फो ह्यूमिक कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वो प्लांट्स को अवेलेबल रहता है, दैट इज एसिमिलेटेड बाय द प्लांट्स। देन आफ्टर दैट एनाइन रिप्लेसमेंट ऑफ PO4 3 नेगेटिव बाय ह्यूमेट आयन। तो ह्यूमेट आयन के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, एनाइन का रिप्लेसमेंट होता है, एक्सचेंज होता है। उसके बाद कोटिंग ऑफ सिस्की ऑक्साइड पार्टिकल्स बाय ह्यूमस टू फॉर्म एंड प्रोटेक्टिव कवर। तो जो सिस्की ऑक्साइड पार्टिकल्स होते हैं यानी आयरन और एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड होती हैं वो एक ह्यूमस के संग एक कोटिंग फॉर्म करते हैं जो कि प्रोटेक्टिव कवर होता है, एक तरह की प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर्म कर देते हैं, विच रिड्यूस द फॉस्फेट फिक्सिंग कैपेसिटी। जो फॉस्फेट को फिक्स करने की कैपेसिटी जो है सॉइल में वो कम कर देती है। अराइजिंग ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक एनाइन एंड डिकम्पोजिशन टू फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो फॉस्फेट फिक्सिंग कैपेसिटी जब कम हो जाएगी तो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा आयरन और एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, दस इट प्रिवेंट्स द रिएक्शन विथ फॉस्फोरस। और ये कॉम्प्लेक्स यानी जब आयरन और एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाएगा तो वो फॉस्फोरस के संग रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और फॉस्फोरस है वो प्लांट्स को अवेलेबल हो पाएगा, अवेलेबल यानी एसिमिलेट कर पाएंगे प्लांट्स। देन कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस रेशियो, इनका जो रेशियो होता है ये होता है 100:10:1। और अगर हम कार्बन और फॉस्फोरस की बात करें तो कार्बन है 100 और फॉस्फोरस है 1, दैट इज कार्बन और फॉस्फोरस हो जाएगा 100:1। और अगर ये रेशियो जो है इससे ज़्यादा हो जाता है 100:1 जो कि नॉर्मल है, अगर CP रेशियो मोर देन दैट यानी 100:1 से ज़्यादा हो जाएगा तो फॉस्फोरस भी क्या होगा, इमोबिलाइज हो जाएगा। इमोबिलाइज का मतलब है प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है सल्फर के बारे में। बैरो ने क्या करा था 1960 में कुछ ऑब्जर्वेशन ली थी बैरो ने तीन तरह की ऑब्जर्वेशंस ली थी कार्बन और सल्फर को लेके कि कार्बन और सल्फर का जो रेशियो होता है वो सॉइल में कैसे प्रेजेंट होता है। तीन यहाँ पे फॉर्म्स आती हैं। फर्स्ट है कार्बन और सल्फर रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बिलो 200 से कम होगा। ठीक है, 200 से कम होने के टाइम पे क्या होता है कि सल्फर यूजली एक्यूमुलेट इन द सॉइल, वो सॉइल में सल्फर एक्यूमुलेट होता रहेगा, इकट्ठा होगा। लेकिन अगर ये रेशियो कार्बन सल्फर रेशियो 400 से ज़्यादा हो जाएगा, उस कंडीशन में जो सल्फर होगा वो सॉइल के संग अच्छे से टाइड अप हो जाएगा, सॉइल के संग कंबाइंड रहेगा। देन एक लास्ट कंडीशन आती है जब ये रेशियो इन बिटवीन होगा, 200 to 400 के बीच में अगर ये रेशियो होगा तो क्या होगा, तो ये जो SO4 2 नेगेटिव आयन होते हैं ये या तो रिलीज होंगे या फिर सॉइल के संग टाइड अप होंगे। तो ये तीन वैल्यूज़ थी कार्बन और सल्फर रेशियो में, ये याद रखनी है, 200 से कम, 400 से ज़्यादा और 200 से 400 के बीच में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। अब हमको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कैसे मिनरलाइजेशन होता है, मिनरलाइजेशन समझ चुके हैं, मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में क्या होता है, अगेन रिपीट करते हैं, मिनरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एलिमेंट्स अपनी इमोबिलाइज्ड फॉर्म में से क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाएंगे अपनी अवेलेबल फॉर्म में। और ये कैसा हो रहा है, ये हो रहा है माइक्रोब्स की डिकम्पोजिशन के कारण। तो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन के कारण जब इमोबिलाइज्ड फॉर्म के एलिमेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं अवेलेबल फॉर्म में, दैट इज रिफर्ड एज मिनरलाइजेशन। और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का मिनरलाइजेशन 3 स्टेप्स में होता है, 3 स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। फर्स्ट है अमीनाइजेशन जिसमें अमीन्स का फॉर्मेशन होता है, और ये प्रोसेस जो होता है एक तरह का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, यानी एक एनरोबिक प्रोसेस होता है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे अमोनिफिकेशन होता है जिसमें अमोनिया फॉर्म होगा, ये प्रोसेस भी जो है एनरोबिक है यानी उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी। और लास्ट स्टेप आता है नाइट्रिफिकेशन का। तो 1 by 1 हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट है हमारा एमिनाइजेशन। एमिनाइजेशन में क्या होता है, हाइड्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन एंड रिलीज ऑफ अमाइंस एंड अमीनो एसिड बाय हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स में यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जैसे बैसिलस, स्यूडोमोनास। और ये मेथड जो हो रहा है अमीनाइजेशन का, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। रिमेंबर दिस, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ये एक तरह का एनारोबिक प्रोसेस है, एनारोबिक मेथड है, एनारोबिक
प्रोसेस हो रहा है और हाइड्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। हाइड्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब ये क्या होता है? डिकम्पोजिशन आप सब समझ चुके हैं। डिकम्पोजिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल सब्सटेंस में, और हाइड्रोलिटिक का मतलब है जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O उसका इन्वॉल्व यहाँ पे हो रहा है। दैट इज़ वाई इसको हमने बोला हाइड्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो अमीनाइजेशन में क्या होता है? हाइड्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है प्रोटीन्स का, और बाद में क्या रिलीज हो रहे हैं? अमीन्स और अमीनो एसिड रिलीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें हाइड्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के बाद क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स में जनरली जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं उनका कन्वर्जन किस में हो जाएगा? अमाइंस और अमीनो एसिड में। तो अमाइंस बनेंगे और अमीनो एसिड बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एनर्जी और दूसरे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होता है। तो ये स्टेप होता है अमीनाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अमोनिफिकेशन का। अमोनिफिकेशन में क्या होता है कि जस्ट जैसे अमीनाइजेशन में प्रोटीन कन्वर्ट हो रहे थे अमीन्स और अमीनो एसिड्स में, तो सेम यहाँ पे क्या होगा कि जो जहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप खत्म हुआ था, दैट इज़ कि वहाँ पे हमारा अमीनो एसिड्स बन चुके थे, अमीनो एसिड्स और अमाइंस बने थे। तो यहाँ पे उसके आगे का स्टेप आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अमीन्स और अमोनिया जो था वहाँ पे क्या होगा? अमोनिफिकेशन का मतलब यहाँ पे अमोनिया फॉर्म होता है। The amines and amino acids are so released are further utilized by the heterotrophs। यहाँ पे भी अगेन क्या होंगे? हेटरोट्रॉफिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जस्ट लाइक अभी हमने पीछे देखा था बैसिलस, स्यूडोमोनास, ये दोनों ही हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो ये फर्दर आगे प्रोसेस में यूज़ होंगे और ये क्या करेंगे? अमोनिफिकेशन में हेल्प करते हैं। अमोनिफिकेशन का मतलब होता है अमोनिया NH3, और ये प्रोसेस भी क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, यानी एनारोबिक कंडीशन में हो रहा है। और ये इसकी रिएक्शन है कि अमोनिफिकेशन में जो अमीन्स थे, अमीनो एसिड्स होते हैं, ये भी वाटर की प्रेजेंस में क्या करेंगे? अमोनिया फॉर्म करते हैं। अमोनिया NH3 सो रिलीज एज सब्जेक्ट टू सेवरल फेट्स। अब ये जो अमोनिया रिलीज हुआ है इसके पास बहुत सारे फेट्स हैं, यानी इसके बहुत सारे इसके यूज़ हो सकते हैं। ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं? तो पहला है कि इट मे बी कन्वर्टेड नाइट्रेट्स टू नाइट्रेट बाय नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन अभी हम थर्ड स्टेप है जो कि हमारा जो हमें आगे पढ़ना है। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि ये जो अमोनिया होता है इसका कन्वर्जन हो जाएगा नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में। एक तो ये हो सकता है इसके साथ। दूसरा है कि इट मे बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय द हायर प्लांट्स, या हायर प्लांट्स, कुछ हायर प्लांट्स होते हैं जो कि अमोनिया फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, तो या तो अमोनिया वहाँ चला जाएगा हायर प्लांट्स में। तीसरा है कि मे बी यूटिलाइज्ड बाय द हेटरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स इन द फर्दर डिकम्पोजिशन। ये है ना, फर्दर अगर इनका डिकम्पोजिशन करना है ऑर्गेनिक मैटर का तो वहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकता है अमोनिया। और लास्ट इसका ये है कि इट मे बी फिक्स्ड इन बायोलॉजिकली अनअवेलेबल फॉर्म। ये बायोलॉजिकली जो अनअवेलेबल फॉर्म होती है, जो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं है, उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जैसे कि इन सब सॉइल अबाउट 40 to 50% एंड इन टॉप सॉइल इट्स अबाउट 6%। तो ये बायोलॉजिकली अनअवेलेबल फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट हो जाएगा। इन द लैटस ऑफ द सर्टेन एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ क्ले मिनरल्स, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था एक्सपेंडिंग टाइप क्ले मिनरल, जिनके बीच में ऑक्टाहेड्रो टेट्राहेड्रल के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है ना, तो वहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल्स या फिर दूसरे कंपाउंड्स आकर ट्रैप हो जाते हैं, जैसे मॉन्ट मोरिलोनाइट, आइलाइट, वर्मिकुलेट। तो ये यहाँ पे जाके भी एकदम ट्रैप हो सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसके इंपॉर्टेंट फेट्स हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे पढ़ने की, सपोज इसका यूज़ किस में हुआ है? फर्स्ट स्टेप में, यानी नाइट्रिफिकेशन में इसका यूज़ हो रहा है। तो नाइट्रिफिकेशन में नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स ये दो कंपाउंड बनेंगे। तो आ जाते हैं अपने थर्ड स्टेप में, दैट इज़ नाइट्रिफिकेशन। तो पहला स्टेप था हमारा अमीनाइजेशन, जिसमें प्रोटीन का डिकम्पोजिशन होता है, अमीन्स और अमीनो एसिड फॉर्म होते हैं। अमोनिफिकेशंस में क्या होता है कि अमीन्स और अमीनो एसिड जो पहले स्टेप में बने थे उनका फर्दर उनका ब्रेकडाउन होता है और अमोनिया रिलीज होता है अमोनिफिकेशन में। उसके बाद अब जो अमोनिया बना है इसका नाइट्रिफिकेशन में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जनरल ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, अभी तक हमने हेटरोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं उनका यूज़ करा जाता है बाय ऑटोट्रॉफ्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना ये स्टेप थोड़ा डिफरेंट स्टेप है। ठीक है, ये स्टेप थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि अभी तक हमने अमीनाइजेशन और अमोनिफिकेशन में जो बात करी थी वो हेटरोट्रॉफ्स की करी थी, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी, वो एनारोबिक प्रोसेस था। लेकिन नाइट्रिफिकेशन एक तरह का एरोबिक प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हो रहे हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू विनोग्रेड्स्की 1889 NH3 और NH4 पॉजिटिव सॉल्ट्स इन द सॉइल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू NO3
नेगेटिव इन 2 स्टेप। तो ये 2 स्टेप्स में होता है, ये किसने बताया था, विनोग्रेडस्की ने बताया था। तो विनोग्रेडस्की के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 रिएक्शंस दी गई हैं। सबसे पहले तो ये जो विनोग्रेडस्की साइंटिस्ट, इनके बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूँ, नोट डाउन। ही इज़ वेरी फेमस, ही वॉज वेरी फेमस एज फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। ठीक है, तो जो विनोग्रेडस्की हैं ये फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे एग्रीकल्चर में जो भी केमिस्ट्री की रिसर्च होती थी वो विनोग्रेडस्की के द्वारा स्टार्ट हुई थी। दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। अब इन्होंने 2 रिएक्शंस जो बताई थी उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी 2 रिएक्शंस हैं यहाँ पे। तो पहली है यहाँ पे क्या है कि जो अमोनिया था NH3 है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे बात करिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्लस यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स कौन है यहाँ पे, निट्रोसोमोनास। पहला स्टेप में निट्रोसोमोनास है, रिमेंबर दिस, निट्रोसोमोनास है और ऑक्सीजन है, और ये NH3 का कन्वर्जन हो जाएगा NO2 नेगेटिव में। NO2 नेगेटिव क्या है, इट इज़ नाइट्राइट। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि निट्रोसोमोनास क्या है, निट्रोसोमोनास जो हम यूज़ कर रहे हैं ऑटोट्रॉफ से, एक तरह का ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या है कि नाइट्रेट तक, हमारी लास्ट स्टेप तक तो नाइट्रेट्स के आगे से यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो ये नाइट्रेट क्या होगा, यहाँ पे अगेन ऑक्सीजन है, और नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकंड स्टेप में बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है वो है निट्रोबैक्टर। इन बैक्टीरिया के नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि नाइट्रिफिकेशन के जो 2 रिएक्शन है, पहले स्टेप की जो रिएक्शन उसमें निट्रोसोमोनास का यूज़ हुआ है, दूसरे स्टेप की रिएक्शन में निट्रोबैक्टर का यूज़ हुआ है, और बना क्या है यहाँ पे NO3 नेगेटिव बना है। NO3 नेगेटिव का मतलब नाइट्रेट। तो नाइट्राइट है और ये नाइट्रेट है। नाइट्राइट में 2 है और नाइट्रेट में 3 है नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो बैक्टीरिया हमने पढ़े, निट्रोसोमोनास, निट्रोबैक्टर, ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं, इनका नाम है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो 2 इंपॉर्टेंट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अगर आपसे पूछा जाता है कौन कौन से, दैट इज निट्रोसोमोनास एंड निट्रोबैक्टर। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही वर्क कर पाते हैं। ये 30 से 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है इनके ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, और पीएच जो है वो है 6.5 से 7.5। स्लाइटली एसिडिक से न्यूट्रल के पास का पीएच जो है इनको प्रेफर करते हैं, और ज़्यादा जो गर्म टेम्परेचर होता है, वार्म टेम्परेचर, ये प्रेफर करते हैं। ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया सीज बिलो द pH 5, यानी अगर एसिडिक कंडीशन आ जाती है, क्योंकि 5 से नीचे का जो pH है वो एसिडिक होता है, एसिडिक pH में ये अपना जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म नहीं करते हैं, इनकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। तो याद रखना, क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन है, निट्रोसोमोनास और निट्रोबैक्टर। इनकी एक्टिविटी जो होती है उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर पूछ सकते हैं, दैट इज 30 to 35, ऑप्टिमम pH पूछ सकते हैं, दैट इज 6.5 to 7.5। अब ये यहाँ पे रिएक्शन बताई गई है कि किस तरह से ये कन्वर्जन हो रहा था। ठीक है, ये डिटेल में है थोड़ा, वो ऊपर वाली रिएक्शन ही है, जैसे यहाँ पे नाइट्रेट बन रहा है और नाइट्राइट बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये नाइट्राइट है और ये है नाइट्रेट। ठीक है, व्हेन NH4 पॉजिटिव फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल, 3 इंपॉर्टेंट इंटरफेरेंस वर ड्रॉन विद दिस नाइट्रिफिकेशन इक्वेशन। यानी जब हम ये फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर NH4 पॉजिटिव, तो सॉइल में 3 तरह की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हैं वो देखी जाती हैं। सो व्हेनेवर वी ऐड NH4 पॉजिटिव फर्टिलाइजर, तो जब भी हम NH4 फर्टिलाइजर ऐड करते हैं तो 3 इन्फ्लुएंस जो बनती हैं। पहली इन्फ्लुएंस ये है, रिएक्शन रिक्वायर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे अभी हमने देखा था रिएक्शन में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और ये किस में होता है, मोस्टली रेडली इन वेल इरेटेड सॉइल। सेकेंड इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है यहाँ पे H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है। अभी आप रिएक्शन देख लें, उसमें H पॉजिटिव आयन है। ठीक है, 4 H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं अलॉन्ग विद एनर्जी। ठीक है, ये 4 H4 पॉजिटिव आयन जो रिलीज हो रहे हैं, ये क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन, क्योंकि जितना ज़्यादा H पॉजिटिव होगा सॉइल का मीडियम क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और माइक्रोब्स की एक्टिविटी भी अकॉर्डिंगली अफेक्ट होती है, जैसे हमने देखा था ऑप्टिमम pH जो होता है वो 6.5 से 7.5 के बीच में था, लेकिन एसिडिफिकेशन की वजह से क्या होगा, ये एक्टिविटी चेंज हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन हमने देखा था, अभी 3 स्टेप्स देखे थे,
जो मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन 3 स्टेप में हम देखा था, अमीनाइजेशन, अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में ऑटोट्रॉप्स इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहती है। 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही थी, निट्रोसोमोनास बैक्टीरिया था और एक सेकंड में निट्रोबैक्टर था। अभी नाइट्रिफिकेशन किसके द्वारा अफेक्ट होती है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे सप्लाई ऑफ NH4 पॉजिटिव, इस पर इफेक्ट होती है। देन पॉपुलेशन ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे वो इनकी पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। आफ्टर दैट सॉइल में रिएक्शन कैसी हो रही है, सॉइल रिएक्शन का मतलब हम समझ सकते हैं कि सॉइल का pH कैसा है, क्योंकि जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं इनका ऑप्टिमम pH 6.5 से लेकर 7.5 ही होता है, तो सॉइल रिएक्शन देखनी पड़ती है। एरिएशन कैसा है, सॉइल मॉइस्चर कितना है, सॉइल टेम्परेचर भी हमने देखा था कि 30 से 35 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम है। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो पे डिपेंड करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो इतने सारे फैक्टर्स में जो है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जो है डिपेंड करता है, अफेक्ट होता है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज नाइट्रोजन लॉसेज। अब हमको नाइट्रोजन लॉस समझने हैं, तो 3 तरह के नाइट्रोजन लॉस होते हैं, उनको समझना है। पर ये नाइट्रोजन जो लॉस होती है वो बेसिकली किस तरीके से हो सकती है, तो 3 तरह से होती है। एक होता है लीचिंग लॉस, दूसरा रन ऑफ लॉस और एक होता है गैसियस लॉस। लीचिंग लॉस में क्या होता है, जो भी NO3 नेगेटिव, यानी ये क्या है, NO3 है यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या है बताइए, क्या हो सकता है, नाइट्राइट होगा या नाइट्रेट होगा, तो 3 है तो यहाँ पे आएगा रेट। रिमेंबर दिस, 3 में रेट आएगा, नाइट रेट, ठीक है। तो नाइट्रेट का जो है तो लॉस हो जाता है लीचिंग के टाइम पे या ड्रेनेज के टाइम पे। अमोनिया का लॉस होता है रन ऑफ की वजह से, और गैसियस लॉस भी होता है क्योंकि नाइट्रोजन खुद एक गैस फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है, तो गैसियस लॉस भी यहाँ पे पॉसिबल है। द लॉस ऑफ N2 नाइट्रोजन गैस टेक प्लेस इन 3 वेज। तो सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो होता है वॉलेटाइजेशन लॉस। वॉलेटाइजेशन लॉस में क्या होता है, वॉलेटाइजेशन एक तरह का नॉन बायोलॉजिकल लॉस होता है, ठीक है। इट इज़ रिफर्ड एज नॉन बायोलॉजिकल लॉस ऑफ NH3, यानी इसमें अमोनिया जो है नॉन बायोलॉजिकली लॉस होता है, यहाँ पे कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ रिफर्ड एज नॉन बायोलॉजिकल लॉस, ठीक है। ये लॉस कब होता है, जब pH सॉइल का बहुत ज़्यादा एल्कलीन कंडीशन में चला जाता है, यानी pH अबव 8 होता है, यानी जब pH 8 से ऊपर होगा तो कंडीशन कैसी, एल्कलीन मीडियम है। एल्कलीन मीडियम में जो नाइट्रोजन होता है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। N2 इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ NH3, यानी अमोनिया फॉर्म में यहाँ पे लॉस हो रहा है। सपोज ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ पे जब हम उसको अप्लाई करते हैं, वी ऑलमोस्ट फर्टिलाइजर अप्लाई करते टाइम पे सॉइल मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये वाटर है, और ये जो हमने डाला फर्टिलाइजर उसके बाद वॉलेटाइजेशन लॉस के टाइम पे क्या होगा, NH3 जो है वो रिलीज आउट हो जाएगा गैसियस फॉर्म में और वाटर फॉर्म होता है। तो मेन हमारा ये लॉस था, ये NH3 लॉस जो हो रहा है वॉलेटाइजेशन लॉस कहलाता है। और 60% लॉस जो होता है नाइट्रोजन का वो इंडिया में वॉलेटाइजेशन लॉस होता है, यानी NH3 के थ्रू जो नाइट्रोजन है वो लॉस होता है। और ये लॉस बेसिकली एल्कलीन कंडीशन में हो रहा है, वी ऑल नो, जब pH 8 से ज़्यादा होगा तो ये लॉस होता है। तो इसलिए देखा गया है, कहा जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि जो एल्कलीन सॉइल्स होती हैं जिनका नेचर बेसिक होता है उसमें नाइट्रोजन की जो अवेलेबिलिटी एप्लीकेशन रेट होता है वो हम 25% से बढ़ा के कर देते हैं, यानी जितना रिकमेंड करा जाता है उसका 25% एक्सीड करके करते हैं, एटलीस्ट 25%, ओके। तो रीज़न यही है कि जितना भी हम डालेंगे वो NH3 फॉर्म में वॉलेटाइजेशन लॉस के थ्रू निकल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लॉस आता है, दैट इज केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ NO2 नेगेटिव अंडर द एसिडिक कंडीशन। अब पहला हमने पढ़ा था वॉलेटाइजेशन लॉस जो कि एल्कलीन कंडीशन के लिए था, अब ये केमिकल डीकम्पोजिशन लॉस है NO2 नेगेटिव का। NO2 क्या होता है, दैट इज नाइट, ये 2 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट, नाइट राइट। रिमेंबर दिस, 3 होता तो नाइट्रेट होता, NO2 है तो 2 में हम नाइट्राइट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रेट का जो लॉस होगा वो होगा एसिडिक कंडीशन में। टू यील्ड नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की फॉर्म में यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, लॉस हो जाते हैं। दिस लॉस टेक प्लेस व्हेन द pH इज 5.5, यानी जब एसिडिक कंडीशन होती है या फिर एरोबिक कंडीशन होगी, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी। तो 3 तरह के मैकेनिज्म यहाँ पे देखा जाता है, इसको समझते हैं। पहला है हमारा, अब यहाँ पे जो 3 मैकेनिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो नाइट्रोजन का लॉस होता है वो बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे NO की फॉर्म में नाइट्रोजन रिलीज आउट हो जाती है। जैसे पहला स्टेप है हमारा डीकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2, तो NH4NO2 का डीकम्पोजिशन हो गया, क्या बना, वाटर, और मेन जो लॉस हुआ है नाइट्रोजन का वो NO2 फॉर्म में हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्म में भी लॉस हो सकता है और नाइट्रोजन की फॉर्म में भी लॉस हो सकते हैं। अब सेकेंड स्टेप में अगेन जो लॉस है वो नाइट्रोजन की फॉर्म में है, जिसको बोला गया है वैन स्केली रिएक्शन। वैन स्लाइक की रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होते हैं उनका लॉस है N2 फॉर्म में हो रहा है। और जो थर्ड स्टेप है हमारा स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें जो नाइट्रस एसिड, अब यहाँ पे जो नाइट्रस एसिड है याली रिएक्शन समझते हैं, ठीक है, इसमें कंप्लीट है। नाइट्रस एसिड भी जो है हमारा रिलीज हो रहा है, रिएक्ट करने के बाद कौन सा लॉस हो रहा है यहाँ पे, NO नाइट्रोजन लॉस हुआ है और NO2, ठीक है। अब ये NO जो होता है ये बेसिकली अनस्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है अगर नॉर्मल कंडीशन है तो, यानी नॉर्मल यानी एरोबिक कंडीशन है तो ये ऑक्सीजन लेके क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा NO2 फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे N2 फॉर्म में और NO2 फॉर्म में जो नाइट्रोजन लॉस होती है, तो ये वोल्टिलाइजेशन लॉस था, एक वोल्टिलाइजेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और ये हमारा था केमिकल डिकम्पोजिशन। एंड नाउ वी मूव ऑन अवर लास्ट कैटेगरी, दैट इज माइक्रोबियल डीनाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रोजन में 3 तरह के लॉस हमने पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा वोल्टिलाइजेशन लॉस, उसके बाद हमने पढ़ा केमिकल डिकम्पोजिशन, एंड द थर्ड वन इज माइक्रोबियल डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन में जो लॉस होता है नाइट्रोजन का, वो बेसिकली N2 N2O, इन 2 फॉर्म्स में नाइट्रोजन जो है लॉस होती है, यानी नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्म में, और N2 यानी एलिमेंटल नाइट्रोजन फॉर्म में नाइट्रोजन जो है लॉस हो जाती है। ये कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन लॉस। और फॉर्मेशन एंड लॉस ऑफ गैसियस फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन बाय बायोलॉजिकल रिडक्शन। यहाँ पे बायोलॉजिकल रिडक्शन होता है का मतलब कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, बैक्टीरिया बेसिकली, वो इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो होती है वो बायोलॉजिकल एंटाइटी के थ्रू रिड्यूस हो जाता है या लॉस हो सकती है, कह सकते हैं। तो फॉर्मेशन एंड लॉस ऑफ गैसियस फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन बाय बायोलॉजिकल रिडक्शन ऑफ, किसका रिडक्शन होता है, NO3 यानी नाइट्रेट और NO2 नेगेटिव यानी नाइट्राइट, इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। यानी यहाँ पे जो है नाइट्रेट और नाइट्राइट फॉर्म का रिडक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से बाद में लास्ट में N2 और N2O फॉर्म होता है, जिसको हमने नाम दिया डीनाइट्रिफिकेशन लॉस। ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 टू NO3 नेगेटिव एंड NO2 नेगेटिव, यानी जो NH3 पॉजिटिव है या फिर भी सिंपली NH3 जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के बाद नाइट्रेट और नाइट्राइट फॉर्म हो जाता है। इसके साथ साथ जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनका भी ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता रहता है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट यानी ऑक्सीजन का इन्वॉल्व, क्योंकि यहाँ नाम ही है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो अवेलेबल होगी। और इन द एब्सेंस ऑफ एलिमेंटल ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो ये जो प्रोसेस था, यानी वी कैन से दैट NH4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन सीज, यानी इसका ऑक्सीडेशन जो है रुक जाएगा। इसके अलावा क्योंकि हमने बोला है कि बायोलॉजिकल रिडक्शन है, तो यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, बैक्टीरिया होते हैं लाइक स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, एक हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस एक तरह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके अलावा है एक्रोमोबैक्टर, बैसिलस, माइक्रोकोकस एक्सेट्रा, ठीक है। दीज आर सम बायोलॉजिकल रिडक्शन एजेंट, ये कुछ माइक्रोब्स हैं जो कि बायोलॉजिकल रिडक्शन में हेल्प करते हैं। दे आर केपेबल ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन डायरेक्ट फ्रॉम द नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। तो ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइट थे, NO3 नेगेटिव और NO2 नेगेटिव की जो ऑक्सीजन है वो ये लोग यूज़ कर सकते हैं, ये सारे बैक्टीरिया कर सकते हैं, वो उस ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे। एंड द रिमूवल ऑक्सीजन फ्रॉम दिस, जैसे इनसे नाइट्रेट और नाइट्राइट की ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। रिमूव कैसे हो गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो हम बोल रहे हैं ये कौन यूज़ कर रहे हैं, ये सारे बैक्टीरिया जो अभी हमने पढ़े थे ऊपर, स्यूडोमोनास, एक्रोमोबैक्टर, बैसिलस, इन सारे बैक्टीरिया ने इस ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया, तो अब ये इनका रिडक्शन हो जाएगा। ये NO3 जो नाइट्रेट था और नाइट्राइट है, ये इनका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। देन द प्रोडक्ट ऑफ द रिडक्शन आर मोस्टली गैसियस फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन रिड्यूस होगी वो किस फॉर्म में होगी, गैसियस फॉर्म्स, यानी N2O दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड एलिमेंटल नाइट्रोजन। इन 3 फॉर्म्स में जो है नाइट्रोजन का रिडक्शन हो जाएगा। तो सिंपली जो डीनाइट्रिफिकेशन होता है इसमें माइक्रोब्स याद रखना, माइक्रोब्स किस तरह से जो नाइट्रेट और नाइट्राइट उसकी नाइट्रोजन गैस को यूज़ करके उनको रिड्यूस कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई, इससे भी हम इसकी हेल्प से भी हम समझ सकते हैं कि डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है। तो जो नाइट्रेट और नाइट्राइट फॉर्म्स होती हैं, किस तरह से वो NO फॉर्म में, देन N2O, देन आफ्टर दैट एलिमेंटल नाइट्रोजन में रिड्यूस हो रहा है, इसी का नाम है
डीनाइट्रिफिकेशन, ये हमारा डीनाइट्रिफिकेशन लॉस हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया डीनाइट्रिफिकेशन कंडीशन कब ज़्यादा होती है, तो जनरली देखा गया है जब वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है, यानी जब सॉइल वाटर से सबमर्ज्ड होती है, वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, उस कंडीशन में डीनाइट्रिफिकेशन लॉस बहुत ज़्यादा देखा गया है। डीनाइट्रिफिकेशन लॉस कैन बी रिड्यूस बाय द एडिशन ऑफ फॉस्फेट रेसिड्यूज, तो अगर हम फॉस्फेट एसिड्यूज को रिड्यूस कर देंगे तो क्या हो सकता है, डीनाइट्रिफिकेशन लॉस को हम थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, लॉसेस को कम कर सकते हैं बाय एडिंग फॉस्फेट रेसिड्यूज। इसके अलावा ड्रेनेज को अगर हम कंट्रोल करें, ड्रेनेज एडुकेट रहे, इससे भी हम डीनाइट्रिफिकेशन कंट्रोल कर सकते हैं। आफ्टर दैट विद द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस अक्यूमुलेशन ऑफ एक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड द सॉइल, तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स का जो एक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं सॉइल में वो कैसे हैं, इसके हिसाब से भी डीनाइट्रिफिकेशन लॉस को ओवरकम किया जा सकता है। इसके बाद एक मेथड है रेटून क्रॉप्स का बताया गया है। रेटून क्रॉप्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर केन में जो रेटून होते हैं उसके पार्ट्स को ही हम जब यूज़ करते हैं ग्रो करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज रेटून क्रॉप। रेटून क्रॉप्स की बाद अगर जब हम वीट लगाते हैं, वीट की सोइंग करते हैं, गेहूँ, उसकी ईल्ड ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि जो रेटून क्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स उसमें यूज़ होता है शुगर केन में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो अवेलेबल रहता है सॉइल में ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स विच इज़ लेफ्ट एज रेसिड्यूज, क्योंकि उन रेसिड्यूज़ में जो रेटून है होता है या सॉइल में फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के जो रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं पहले से, उसकी वजह से वीट की ईल्ड जो है वो ज़्यादा आती है। इन द रेसिड्यूज कहाँ पर है, रेटून ऑफ द शुगर केन एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन द सॉइल ऑल्सो हाई ड्यू टू द शुगर केन रेटून। सिंपली मतलब ये है कि जो भी हम शुगर केन रेटून क्रॉप लगाते हैं उसमें फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का अमाउंट ज़्यादा होता है, जिसके कारण नेक्स्ट जो वीट क्रॉप होती है उसका ईल्ड भी उसमें दिखाई देता है, उसकी ईल्ड इंक्रीज हो जाती है। तो ये था इस चैप्टर में। तो उस चैप्टर में हमने जो भी कंसेप्ट पढ़ा था, ह्यूमस क्या है, ह्यूमस के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, कार्बन फॉस्फोरस रेशियो, कार्बन सल्फर रेशियो, उसके बाद नाइट्रिफिकेशन के जो नाइट्रोजन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था, किस तरह से नाइट्रोजन लॉस होती है, वो सब हमने इस चैप्टर में कवर कर रखा है। एंड नाउ द चैप्टर हैज़ बीन कवर्ड।